एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड चेम्बर था। इसका शेप गोल था और ये उतना ही विशाल था जितना ब्राइट कासल का ग्रैंड हॉल। इसकी दीवारें उन्हीं ग्रे पत्थरों से बनी थीं जिनसे डार्क सिटी की दीवारें बनी थीं, लेकिन इन दीवारों पर ठंडा काला पानी बह रहा था जो अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रहा था। चेम्बर के बिल्कुल बीच में इंसानी हड्डियों का एक पहाड़ खड़ा था। ये जमीन से शुरू होकर छत की तरफ आधे रास्ते तक जा रहा था। हजारों नहीं लाखों लोग मरे होंगे इस पहाड़ को बनाने के लिए। सनी को अचानक एक खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो लोग कहाँ गायब हो गए जिन्होंने वो एंशिएंट सिटी बनाई थी। वो सब यहाँ थे, इस मौत के ढेर में एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए। ये अंधेरा चेम्बर उनकी आखिरी रेस्टिंग प्लेस थी। सनी के दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। सोल ट्री के नीचे कैसी ने एक विजन देखा था, एक खून से सना हुआ पहाड़ जो लाशों से बना था और उसके ऊपर खून के तालाब में एक छोटा सा काला बीज तैर रहा था। क्या एशन बैरो के नीचे भी ऐसा ही हड्डियों का पहाड़ छुपा था? क्या सोल डिवावरर ऐसे ही पैदा हुआ था? सनी ने अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि उस सफेद हड्डियों के पहाड़ पर लाल रंग के कोरल की नसें यानी वेन्स उग रही थीं। ये किसी बड़े जानवर के मसल्स जैसी लग रही थीं। ऊपर देखने पर पता चला कि चेम्बर का डोम टूटा हुआ था और वहां से हल्की धूप अंदर आ रही थी। तो ये है वो, सनी ने मन में सोचा, ये है द लॉर्ड ऑफ द डेड। इस क्रीचर की क्लास टायरेंट थी और इसका रैंक फॉलन था। नाइटमेयर क्रीचर्स की दुनिया में रैंक्स और क्लासेस का फर्क बहुत बड़ा होता है। रैंक का मतलब है ताकत की क्वालिटी, जैसे डॉर्मेंट, अवेकेंड, फॉलन, करप्टेड वगैरह। लेकिन क्लास का मतलब है ताकत की क्वांटिटी, बीस्ट, मॉन्स्टर, डीमन, डेविल, टायरेंट। बीस्ट्स में दिमाग नहीं होता, लेकिन डीमंस और उनसे ऊपर के क्रीचर्स इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए एक डीमन भले ही वो मॉन्स्टर से थोड़ा ही ताकतवर हो, असल में 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। टायरेंट क्लास की खासियत ये होती है कि वो ढेर सारे छोटे क्रीचर्स बना सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माउंटेन किंग जो एक टायरेंट था, उसने वो लार्वा बनाया था जिसे सनी ने अपने पहले ट्रायल में मारा था। लेकिन इस पावर की भी एक लिमिट होती है। टायरेंट के बनाए हुए मिनियंस का रैंक उससे सेम नहीं हो सकता। इसलिए लार्वा डॉर्मेंट था, जबकि माउंटेन किंग अवेकेंड था। इसी तरह वो स्केलेटन्स जो अवेकेंड थे, उन्हें किसी फॉलन टायरेंट नहीं बनाया होगा। और सनी को यह भी लग रहा था कि उन अनडेड आर्मी की इमॉर्टैलिटी का राज इस लॉर्ड ऑफ द डेड से जुड़ा है। अगर किसी को उस अनडेड आर्मी को खत्म करना है तो पहले इस हड्डियों के मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और मुसीबत ये थी कि वो मॉन्स्टर अब सनी के बिल्कुल सामने धीरे धीरे जाग रहा था। लानत है! सनी ने घबराकर मिडनाइट शार्ड को कसकर पकड़ा और नेफिस की तरफ देखा। नेफिस के हाथ में गोल्डन रोप थी और वो उसे काई को देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो आर्चर उसे पकड़ पाता, वो हड्डियों का पहाड़ अचानक हिलने लगा। एक पल बाद हड्डियों का एक मोड़ा हुआ पिलर उसके शरीर से निकला। वो किसी बैटरिंग रैम की ताकत के साथ सीधा उनकी तरफ तेजी से आने लगा। चैप्टर 202 द बोन स्टार डिटेल्ड वर्जन। बैम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। वो विशाल हड्डियों का पिलर, बोन पिलर, सीधा उस स्टोन गैलरी से टकराया जहां सनी और नेफिस खड़े थे। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ गए। धूल का एक बड़ा गुबार छा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास की हवा भी हिल गई। लेकिन उस धूल और मलबे के बीच से एक सफेद फिगर हवा में उड़ता हुआ दिखा। वो नेफिस थी। उसने आखिरी पल में गैलरी टूटने से ठीक पहले छलांग लगा दी थी। वो हवा में किसी सफेद पंछी की तरह उड़ रही थी। ऊपर हवा में काई तैयार था। उसने गोल्डन रोप का दूसरा सिरा पकड़ रखा था। जैसे ही नेफिस हवा में आई, रस्सी तन गई। नेफिस हवा में झूल गई। उसका वजन काई पर पड़ा, जिससे वो थोड़ा नीचे खिंचा, लेकिन उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की तरफ उड़ गया। वो नेफिस को उस मौत के मुंह से बचाकर सेफ जगह पर ले जा रहा था। लेकिन सनी अभी भी वहीं था। गैलरी उसके पैरों के नीचे टूट रही थी।
बिना एक पल गवाए सनी ने साइड में छलांग लगाई और जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। जहां वो 1 सेकंड पहले खड़ा था वहां अब सिर्फ हवा थी। वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका था। सनी ने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा। वो विशाल हड्डियों का हाथ जिसने हमला किया था अब वापस खींच लिया गया। अपने पीछे वो सिर्फ टूटा फूटा पत्थर और उड़ती हुई धूल छोड़ गया था। सनी तेजी से खड़ा हुआ और नीचे देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब वो लॉर्ड ऑफ द डेड पूरी तरह जाग चुका था और नज़ारा खौफनाक था। उस हड्डियों के पहाड़ से 7 लंबे लंबे हाथ निकल रहे थे। ये हाथ इंसानी हड्डियों से बने थे जो आपस में लाल रंग के कोरल जैसी नसों से जुड़े हुए थे। ये कोरल मांस का काम कर रहा था। वो क्रीचर किसी अजीब से स्टारफिश या ऑक्टोपस जैसा लग रहा था जो हड्डियों और खून से बना हो। उसके बीच में जहां सारे हाथ मिलते थे वहां उसका मेन बॉडी था। ये क्रीचर इतना बड़ा था कि सनी को अपना सिर पूरा पीछे करना पड़ा उसे देखने के लिए। स्क्रीच! अचानक उस क्रीचर ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। ये कोई आम चीख नहीं थी, ये एक मानसिक हमला था। ये ऑरा ऑफ टेरर थी जो फॉलन क्रीचर्स के पास होती है। आवाज की तरंगें हवा में फैल गईं। एक नॉर्मल इंसान इस चीख को सुनकर डर के मारे पागल हो जाता या वहीं फ्रीज हो जाता। उनका दिमाग डर से सुन्न पड़ जाता। लेकिन सनी अलग था। उसके पास स्टोन हार्ट एट्रीब्यूट था। जैसे ही वो चीख उसके कानों में पड़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडा हाथ उसके दिल को निचोड़ना चाहता है, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। सनी ने दांत पीसते हुए उस डर को झटक दिया। उसका दिमाग ठंडा और शांत रहा। बस शोर मचाना आता है क्या तुझे? सनी ने गुस्से में सोचा। लेकिन बाकी लोगों की हालत खराब थी। ऊपर हवा में काई का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीख सुनकर लड़खड़ाया। नेफिस का वजन और डर का हमला उसे नीचे खींच रहा था। वो मुश्किल से हवा में टिका हुआ था, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। नीचे जमीन पर एफी और कास्टर भी मुश्किल में थे। वो मॉन्स्टर के इतने करीब थे कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एफी ने अपनी शील्ड ऊपर की हुई थी। एक बोन लिम्ब उस पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। बूम! एफी के पैर जमीन में धंस गए। उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन वो हिली नहीं। वो किसी चट्टान की तरह खड़ी रही। कास्टर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके दूसरे हाथों से बच रहा था। वो बिजली की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर पर कोई स्क्रैच भी नहीं डाल पा रहा था। सनी ने रियलाइज किया कि वो इस जगह पर सेफ नहीं है। वो गैलरी बुरी तरह टूट चुकी थी। अगर वो यहां रुका तो अगले हमले में वो मलबे के साथ नीचे गिरेगा। उसने नीचे देखा। एक और लेज थी, करीब 5-6 मीटर नीचे। बिना सोचे सनी ने छलांग लगा दी। हवा में गिरते हुए उसने देखा कि एक बोन लिम्ब हवा को काटते हुए सीधा उसकी तरफ आ रहा है। मॉन्स्टर ने उसे हवा में देख लिया था। सनी हवा में था, वो डॉज नहीं कर सकता था। लानत है! सनी ने हवा में अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और मिडनाइट शार्ड को अपने सामने किया ताकि वो इम्पैक्ट को रोक सके। क्लैंग! तलवार हड्डियों से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सनी को ट्रक से टक्कर मार दी हो। स्पार्क्स निकले। सनी उस टक्कर के फोर्स से एक गोली की तरह दूर जा गिरा। वो नीचे वाली लेज पर लैंड हुआ, लेकिन फोर्स इतना ज्यादा था कि वो लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराया। सनी ने अपना हाथ पकड़ा। उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये हड्डियां ये पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हैं, सनी ने सोचा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस हड्डी पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। अब वो उस क्रीचर के थोड़ा और करीब था। यहां से वो मॉन्स्टर की बनावट साफ देख सकता था। वो लाल कोरल, वो मसल्स का काम कर रहे थे। वो हड्डियों को खींच रहे थे और ढकेल रहे थे। और वो हड्डियां, वो आर्मर और हथियार दोनों थीं। हड्डियां इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, सनी ने एनालाइज किया। लेकिन वो लाल कोरल, वो सॉफ्ट लग रहा है। अगर हम उसे काट दें तो शायद। तभी उस क्रीचर ने अपना पूरा ध्यान सनी पर फोकस किया। उसने महसूस कर लिया था कि ये छोटा सा कीड़ा अभी मरा नहीं है। 2 बड़े बोन लिम्स हवा को काटते हुए ऊपर उठे और सीधा सनी की तरफ लपके। पूरी गुफा उनकी हरकत से हिल गई। सनी ने एक गहरी सांस ली। अपने सुन्न पड़े हाथ से तलवार को कस के पकड़ा। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। आजा!
सनी चिल्लाया और शैडो स्टेप लेने के लिए तैयार हो गया। चैप्टर 203 द वाइट मीटियोर। सनी एक नैरो लेज पर खड़ा होकर उस विशाल मॉन्स्टर को देख रहा था। वो क्रीचर किसी बोन स्टार, हड्डियों के सितारे जैसा लग रहा था, जिसके 7 लंबे हाथ थे जो उस हड्डियों के पहाड़ से निकल रहे थे। हर एक हाथ किसी पुरानी बिल्डिंग के पिलर जितना मोटा था। इन हाथों को हिलाने के लिए जो मसल्स चाहिए थे वो लाल रंग के कोरल जैसी चीज से बने थे जो हड्डियों के बीच में भरी हुई थीं। ये कोरल जिंदा मांस की तरह पल्सेट कर रहा था। नीचे जमीन पर एफी और कैस्टर अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। एफी अपनी शील्ड और स्पीयर के साथ उस मॉन्स्टर के हाथों से टकरा रही थी। जब एक विशाल हाथ उस पर गिरा तो उसने अपनी शील्ड से उसे रोका। टक्कर इतनी तेज थी कि जमीन हिल गई और उसके पैरों के नीचे पत्थर टूट गए, लेकिन एफी अपनी जगह से नहीं हिली। वो चीख रही थी और वापस धक्का दे रही थी। कैस्टर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके दूसरे हाथों से बच रहा था। वो एक परछाई की तरह इधर उधर मूव कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर पर कोई गहरा जख्म नहीं डाल पा रहा था। उसकी तलवार हड्डियों पर लगकर फिसल रही थी। तभी सनी ने ऊपर देखा। अंधेरे डोम के नीचे काई एक छोटा सा डॉट लग रहा था। उसके नीचे एक सुनहरी रस्सी लटक रही थी जिससे नेफिस चिपकी हुई थी। अचानक नेफिस ने रस्सी छोड़ दी। वो ग्रेविटी की वजह से तेजी से नीचे गिरने लगी। हवा उसके कानों में शोर मचा रही थी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। गिरते हुए उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सोल सी में एक्सेस किया। भूम! उसकी तलवार पर सफेद आग जल उठी। ये आग इतनी तेज और चमकदार थी कि अंधेरे चेंबर में रोशनी फैल गई। वो एक गिरते हुए सितारे की तरह चमक रही थी, एक वाइट मीटियोर जो सीधा मौत बनकर बरस रहा था। धम! वो सीधा उस मॉन्स्टर के एक हिलते हुए बोन लिम पर लैंड हुई। उसकी तलवार उस लाल कोरल में मक्खन की तरह घुस गई और जैसे ही तलवार अंदर गई वो सफेद आग धमाके के साथ फैल गई। रॉर! मॉन्स्टर दर्द से चिल्ला उठा। उसकी आवाज से पूरा गुफा कांप उठा। वो सफेद आग तेजी से उस लाल कोरल को जलाकर राख करने लगी। हालांकि हड्डियां आग से नहीं जल रही थीं, लेकिन उन्हें जोड़े रखने वाला और हिलाने वाला मसल जल रहा था। कोरल काला पड़ गया और टूटने लगा। सनी की आंखों में समझ की एक चमक आई। यही इसकी कमजोरी है। हड्डियां इंडिस्ट्रक्टिबल हो सकती हैं, लेकिन वो लाल कोरल सॉफ्ट है। अगर वो कोरल जल गया तो वो हाथ बेकार हो जाएगा। वो हिल नहीं पाएगा। नेफिस अभी भी उस हाथ पर थी। वो फिसलने से बचने के लिए अपनी तलवार को एंकर की तरह यूज कर रही थी और अपनी आग को और तेज कर रही थी। मॉन्स्टर पागल होकर उस हाथ को झटकने लगा ताकि वो उस छोटी सी आग को बुझा सके और उसे नीचे गिरा सके। सनी ने देखा कि अब उसका टाइम आ गया है। वो ऊपर से तमाशा नहीं देख सकता था। मुझे भी कुछ करना होगा। उसने लेज के किनारे पर कदम रखा। नीचे मॉन्स्टर गुस्से में तड़प रहा था। सनी ने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ गया जहां नेफिस अपनी जंग लड़ रही थी। चैप्टर 204 फ्लैश एंड बोन। सनी हवा में उड़ता हुआ सीधा उस मॉन्स्टर के एक हिलते हुए हाथ बोन लिम पर लैंड हुआ। वो सतह सख्त और खुरदुरी थी और वो हाथ किसी पागल जानवर की तरह हिल रहा था। सनी फिसलकर गिरने ही वाला था कि उसने अपनी शैडो को कमांड दी। परछाई ने उसके बूट्स को पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। वो अब उस हड्डियों के हाथ पर चिपका हुआ था। थोड़ी दूर आगे नेफिस सफेद आग में लिपटी हुई थी। वो लाल कोरल जो मसल्स का काम कर रहा था उसे जला रही थी। वो कोरल जिंदा लग रहा था। जब आग उसे छू रही थी तो वो तड़प रहा था और खून जैसा लिक्विड छोड़ रहा था। सनी, इस जॉइंट को काटो। नेफिस ने चिल्लाया नहीं, बस अपनी एक्शन से इशारा किया। सनी समझ गया, अगर वो इस मेन जॉइंट का कोरल काट दें तो ये पूरा हाथ अलग हो जाएगा। सनी ने मिडनाइट शार्ड को हवा में उठाया और पूरी ताकत से उस लाल कोरल पर हमला किया। शिंग! तलवार गहराई तक घुस गई, लेकिन वो कोरल टफ था। वो किसी रबर और लोहे के मिक्सचर जैसा था। मॉन्स्टर को दर्द हुआ। उसने गुस्से में उस हाथ को उठाया और सीधा गुफा की दीवार पर पटकने की कोशिश की। ध्यान से,
सनी और नेफिस ने तुरंत अपनी जगह बदली। भूम! वो हाथ दीवार से टकराया, पत्थर टूटकर गिरने लगे। अगर वो वहां होते तो चटनी बन गए होते, लेकिन वो अभी भी उस हाथ पर टिके हुए थे। जल्दी करो! नेफिस ने अपनी आग की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कोरल जलकर काला पड़ने लगा। सनी ने उसी जली हुई जगह पर लगातार हमले किए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार एक लाउड स्नैप सुनाई दिया। वो लाल कोरल, जो हजारों टन्स की हड्डियों को जोड़े हुए था, टूट गया। बिना सपोर्ट के वो विशाल हाथ अपने ही वजन से नीचे गिरने लगा। कूदो! सनी और नेफिस ने एक साथ छलांग लगाई। वो गिरते हुए हाथ से निकलकर मॉन्स्टर के मेन बॉडी, हड्डियों के पहाड़ की तरफ कूद गए। नीचे जमीन पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। वो कटा हुआ हाथ जमीन पर गिरा और धूल का गुबार उड़ गया। अब उस लॉर्ड ऑफ द डेड के पास 7 नहीं 6 हाथ बचे थे। लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। मॉन्स्टर अब पहले से ज्यादा गुस्से में था। उसने अपने बाकी हाथों को वापस खींचा ताकि वो अपने शरीर पर चढ़े इन 2 चींटी जैसे दुश्मनों को कुचल सके। चैप्टर 205 द शेकिंग माउंटेन। सनी और नेफिस अब उस विशाल मॉन्स्टर के मेन बॉडी, हड्डियों के पहाड़ पर चढ़ गए थे। मॉन्स्टर गुस्से में पागल हो गया था, लेकिन उसने अपने बाकी 6 हाथों से उन पर हमला नहीं किया। वो शायद समझ गया था कि अगर वो अपने ही शरीर पर हमला करेगा तो खुद को चोट पहुंचाएगा। इसलिए उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने अपने पूरे विशाल शरीर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। जैसे कोई भीगा हुआ कुत्ता अपने शरीर से पानी झड़ता है, वैसे ही ये बोन स्टार सनी और नेफिस को झटक कर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। सनी के लिए वहां टिके रहना नामुमकिन सा हो गया था। जिस सतह पर वो खड़े थे वो शार्प हड्डियों और फिसलने वाले लाल कोरल से बनी थी। झटके इतने तेज थे कि सनी हवा में उछल रहा था। उसने तुरंत अपनी पपेटियर्स श्राउड का एन्चैंटमेंट एक्टिवेट किया, फेदर ऑफ ट्रूथ। इससे उसका वजन बहुत कम हो गया। वो एक फेदर पंख की तरह हल्का हो गया, जिससे वो गिरने से बच गया। साथ ही उसने मिडनाइट शार्ड को बार बार कोरल में गाड़कर खुद को एंकर किया। हमें ऊपर जाना होगा, सनी ने चिल्लाया। नेफिस आग की लपटों में घिरी हुई थी और वो भी मुश्किल से टिके हुए थे। उनका प्लान बदलना पड़ा। पहले वो सोच रहे थे कि सारे हाथ काट देंगे, लेकिन अब समझ आ गया था कि ये नामुमकिन है। 6 हाथ अभी भी बचे थे। उन्हें काटने में उनका सारा एसेंस और स्टैमिना खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मारें, मॉन्स्टर उन्हें थका कर मार देगा। इसका मेन बॉडी ही टारगेट है। सनी ने देखा कि ऊपर जहां सारे हाथ मिलते हैं वहां एक बड़ा सा गड्ढा है। वही इसका मुंह या दिमाग हो सकता है। उन्हें वहां पहुंचकर इसके दिल को खत्म करना होगा। वो दोनों ऊपर की तरफ रेंगने, क्रॉल करने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, लाल कोरल की नसें मोटी होती जा रही थीं, और फिर उस कोरल के अंदर से दुश्मन निकलने लगे। वो डेड थे। स्केलेटन्स और लाशें जो उस कोरल में दबी हुई थीं, अब बाहर निकलकर उनका रास्ता रोक रही थीं। वो आधे अधूरे थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी का सिर नहीं था, लेकिन वो सब सनी और नेफिस को पकड़ने के लिए आ रहे थे। सनी एक हाथ से खुद को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से तलवार चला रहा था। उसने कई स्केलेटन्स को काट दिया और कईयों को लात मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने का मतलब था मौत, क्योंकि नीचे अभी भी वो 6 विशाल हाथ घूम रहे थे। नेफिस की हालत खराब थी। वो लगातार अपनी वाइट फ्लेम यूज कर रही थी ताकि वो कोरल को जला सके और पकड़ बना सके, लेकिन इससे उसका एसेंस तेजी से खत्म हो रहा था। वो थक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही ठंडी आग जल रही थी। आखिरकार लड़ते लड़ते वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां एक विशाल गड्ढा था, उस मॉन्स्टर का मुंह। उसके किनारे शार्प हड्डियों से बने थे जो दांतों जैसे लग रहे थे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सनी ने सोचा कि शायद मॉन्स्टर उन्हें खाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां से कोई जीभ नहीं निकली, बल्कि उस अंधेरे से एक काला बादल निकला। जब सनी ने ध्यान से देखा तो वो बादल नहीं था, वो हजारों लाखों काले कीड़े थे। ये कॉप्स ईटिंग बीटल्स थे जो उस मॉन्स्टर के पेट में रहते थे। वो एक भिनभिनाती हुई फौज की तरह सनी और नेफिस को खाने के लिए बाहर निकले। चैप्टर 206 द ब्लैक हार्ट। सनी और नेफिस उस विशाल मॉन्स्टर के मुंह यानी माउथ के किनारे पर खड़े थे, लेकिन वहां उनका स्वागत करने के लिए कोई जीभ या दांत नहीं थे,
बल्कि काले कीड़ों का एक समंदर था। ये कीड़े मुट्ठी जितने बड़े थे और उनके शेल लोहे जैसे सख्त थे। वो एक काली बाढ़ की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सनी ने मिडनाइट शार्ड को हवा में घुमाया। उसकी तलवार एक पंखे की तरह चल रही थी। जो भी कीड़ा पास आता वो कट कर गिर जाता, लेकिन उनकी तादाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक को मारो तो 10 आ जाते थे। वो सनी के पैरों पर चढ़ने लगे, उसके आर्मर को काटने की कोशिश करने लगे। हटो! नेफिस ने अचानक सनी को पीछे धकेला। उसने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और एक जबरदस्त धमाका किया। बूम! सफेद आग की एक लहर निकली। उसने उन हजारों कीड़ों को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। हवा में जले हुए मांस और शेल की बदबू फैल गई। रास्ता साफ हो गया था, लेकिन नेफिस अब घुटनों पर गिर गई। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। उसका एसेंस खत्म हो चुका था। मैं अब और आग यूज नहीं कर सकती, उसने हांफते हुए कहा। और बुरा यह हुआ कि वो काले कीड़े वापस आने लगे थे। वो पहाड़ के अंदर से निकल रहे थे, जैसे कोई न रुकने वाला झरना हो। सनी ने रियलाइज किया कि वो यहां ऊपर रहकर नहीं जीत सकते। मॉन्स्टर उन्हें थकाकर मार देगा या फिर ये कीड़े उन्हें कच्चा खा जाएंगे। उसने उस अंधेरे गड्ढे में झांका। बाहर से ये मॉन्स्टर पत्थर और हड्डियों का बना था, जो इनडिस्ट्रक्टिबल था, लेकिन अंदर जरूर सॉफ्ट ऑर्गन्स होंगे। हमें अंदर जाना होगा। सनी ने नेफिस को पकड़ा। क्या तुम पागल हो गए हो? नेफिस शायद यही सोचती अगर उसे बोलने का मौका मिलता, लेकिन सनी ने उसे मौका नहीं दिया। उसने नेफिस को गोद में उठाया और सीधा उस लॉर्ड ऑफ द डेड के मुंह के अंदर छलांग लगा दी। वो अंधेरे में गिरने लगे। उनके पीछे वो काले कीड़े भी गिर रहे थे, जैसे एक काली बारिश हो रही हो। सनी ने हवा में ही फेदर ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट कर दिया। उनका वजन हल्का हो गया और गिरने की स्पीड कम हो गई। वो दोनों मॉन्स्टर के पेट में एक बड़ी सी जगह पर लैंड हुए। यहां चारों तरफ सन्नाटा था, बस ऊपर से कीड़ों के गिरने की आवाज आ रही थी। सनी ने चारों तरफ देखा। वो एक विशाल चेंबर में थे जो हड्डियों से बना था, और उस चेंबर के बिल्कुल बीच में मॉन्स्टर का दिल था। ये कोई आम दिल नहीं था। ये लाल मांस और कोरल का एक बड़ा सा गोला था जो हवा में लटका हुआ था। वो जोर जोर से धड़क रहा था। थंप थंप। उसकी हर धड़कन के साथ पूरा चेंबर हिलता था। मिल गया, यही इसकी मौत है। सनी ने नेफिस को इशारा किया। अगर वो इस दिल को बर्बाद कर दें तो ये फॉलन टायरेंट मर जाएगा और वो अनडेड आर्मी भी रुक जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो दिल की तरफ बढ़े, दिल के नीचे से एक परछाई अलग हुई। ये एक कंकाल था, लेकिन बाहर वाले स्केलेटन्स जैसा नहीं। इसकी हड्डियां सफेद नहीं बल्कि काली थीं, जैसे ऑब्सिडियन पत्थर हो। इसके हाथ में एक लंबी काली तलवार थी जो पुराने जमाने की लग रही थी। उस काले स्केलेटन की आंखों में 2 लाल अंगारे जल रहे थे। वो चुपचाप सनी और नेफिस के रास्ते में खड़ा हो गया। ये इस दिल का गार्डियन था। सनी ने मिडनाइट शार्ड को कस के पकड़ा। लगता है मैं बॉस फाइट के अंदर एक और बॉस फाइट में आ गया हूं। ये आखिरी रुकावट थी। चैप्टर 207 द ऑब्सिडियन गार्डियन। सनी और नेफिस उस विशाल मॉन्स्टर के सीने के अंदर थे। उनके सामने वो बड़ा सा लाल दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थंप थंप। उसकी हर धड़कन की आवाज पूरे चेंबर में गूंज रही थी। लेकिन उस दिल तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं था। दिल के बिल्कुल सामने एक काला कंकाल खड़ा था। ये बाकी स्केलेटन्स जैसा नहीं था। इसकी हड्डियां सफेद नहीं बल्कि ऑब्सिडियन पत्थर की तरह काली और चमकदार थीं। उसके हाथ में एक लंबी काली तलवार थी जो बहुत भारी और पुरानी लग रही थी। ऊपर से अभी भी वो काले कीड़े गिर रहे थे, जैसे कोई काली बारिश हो रही हो। वो जमीन पर इकट्ठा होकर एक बाढ़ की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वक्त बहुत कम था। अगर उन्होंने जल्दी इस गार्डियन को नहीं हराया तो वो कीड़े उन्हें कच्चा खा जाएंगे। सनी ने बिना वक्त गवाए हमला किया। उसने मिडनाइट शार्ड से एक तेज स्ट्राइक मारी,
लेकिन उस काले स्केलेटन ने बड़ी आसानी से अपनी भारी तलवार घुमाकर सनी के हमले को रोक दिया। क्लैंग! टक्कर इतनी तेज थी कि सनी के हाथ झंझना गए। उसे एहसास हुआ कि ये स्केलेटन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि स्किल्ड भी है। ये किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट सोर्ड्समैन की तरह लड़ रहा था। शायद ये मरने से पहले कोई महान योद्धा था। नेफिस की हालत खराब थी। उसका एसेंस खत्म हो चुका था और वो थक चुकी थी। वो लड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी मूवमेंट्स धीमी थीं। स्केलेटन ने ये कमजोरी भांप ली। उसने सनी को इग्नोर किया और सीधा नेफिस पर हमला कर दिया। उसकी काली तलवार हवा को काटते हुए नेफिस के सिर की तरफ आई। नेफिस ने अपनी तलवार उठाकर रोकने की कोशिश की लेकिन वो टक्कर संभाल नहीं पाई और पीछे गिर गई। सनी तुरंत बीच में कूदा। मेरी शैडो को छू भी मत। उसने अपनी तलवार से स्केलेटन को पीछे ढकेला, लेकिन स्केलेटन की डिफेंस किसी दीवार जैसी मजबूत थी। सनी के हमले उसकी काली हड्डियों पर सिर्फ खरोंचे डाल रहे थे। मिडनाइट शार्ड, जो अब तक हर चीज को काट रही थी, इस ऑब्सिडियन आर्मर के सामने स्ट्रगल कर रही थी। और बुरा ये था कि कीड़े अब उनके पैरों तक पहुंच गए थे। सनी को अपने बूट्स पर उनके शार्प दांत महसूस हो रहे थे। वो आर्मर को काटने की कोशिश कर रहे थे। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, सनी चिल्लाया। लेकिन कैसे? ये स्केलेटन उन्हें दिल के पास नहीं जाने दे रहा था। जब भी सनी आगे बढ़ने की कोशिश करता, स्केलेटन उसे रोक देता। तभी सनी ने एक चीज नोटिस की। ये स्केलेटन अपनी जगह से ज्यादा नहीं हिल रहा था। वो उस दिल के बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे कोई शील्ड हो। वो अटैक करने के लिए आगे नहीं आता था, बस डिफेंसिव खेल रहा था ताकि कोई दिल को छू न सके। सनी के दिमाग में एक रिस्की प्लान आया। अगर वो सीधा नहीं जीत सकता तो उसे कुछ और करना होगा। उसने नेफिस की तरफ इशारा किया। नेफिस समझ गई, या शायद नहीं समझी, पर वो तैयार थी। सनी ने एक गहरी सांस ली और शैडो स्टेप लेने के लिए तैयार हुआ। ये आर पार की लड़ाई थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। नीचे जमीन पर काले कीड़ों का समंदर उफन रहा था, जो किसी भी पल सनी और नेफिस को निगल लेने के लिए तैयार था। और उनके सामने वो काला कंकाल, ऑब्सिडियन स्केलेटन, एक चट्टान की तरह खड़ा था। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था। सनी ने अपनी जिंदगी में कई मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी, लेकिन ये अलग था। ये स्केलेटन सिर्फ ताकतवर नहीं था, ये एक मास्टर सोर्ड्समैन था। सनी ने मिडनाइट शार्ड को पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन स्केलेटन ने बड़ी आसानी से अपनी भारी काली तलवार से उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। सनी की कलाइयां झंझना गईं। उसकी तलवार उस स्केलेटन के काले आर्मर पर सिर्फ चिंगारियां निकाल पा रही थी। और वक्त तेजी से निकल रहा था। कीड़े अब उनके बूट्स तक आ चुके थे। सनी को महसूस हो रहा था कि वो उसके आर्मर को काटने की कोशिश कर रहे हैं। नेफिस, जो अब तक थक चुकी थी, अचानक आगे बढ़ी। उसने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और स्केलेटन पर टूट पड़ी। स्केलेटन ने अपनी तलवार उठाई ताकि वो नेफिस को दो टुकड़े कर सके, लेकिन नेफिस ने हटने के बजाय स्केलेटन के हमले को डिफ्लेक्ट किया। स्पार्क्स का एक शावर निकला और स्केलेटन का स्टांस टूट गया। उसका सीना और उसके पीछे धड़कता हुआ वो लाल दिल एक पल के लिए खुले थे। सनी ने बिना सोचे समझे शैडो स्टेप यूज किया। वो अंधेरे में घुल गया और अगले ही पल स्केलेटन की परछाई से निकला। लेकिन स्केलेटन मास्टर था। उसे खतरे का एहसास हो गया। बिना मुड़े स्केलेटन ने अपनी कुहनी से पीछे हमला किया। सनी के सीने पर जोरदार चोट लगी, लेकिन वो रुका नहीं। दर्द को पी जाते हुए उसने मिडनाइट शार्ड को हवा में उठाया। उसका निशाना स्केलेटन नहीं, बल्कि वो धड़कता हुआ दिल था। स्केलेटन ने देख लिया कि उसका लॉर्ड खतरे में है। उसने अपनी तलवार छोड़ दी और अपने नंगे हाथ से सनी की तलवार पकड़ने की कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत से दिल को बचाने के लिए बीच में आ गया, लेकिन सनी ने यही तो प्लान किया था। जब स्केलेटन का ध्यान सनी पर गया, नेफिस ने नीचे से हमला किया। उसकी तलवार सीधा स्केलेटन के पैरों के जॉइंट में घुस गई। ऑब्सिडियन हड्डी टूट गई। स्केलेटन का संतुलन बिगड़ गया और वो एक तरफ झुका।
इस झुकाव ने पूरी तरह दिल को एक्सपोज कर दिया। सनी की तलवार हवा को चीरते हुए सीधा उस लाल दिल में जा घुसी। तलवार पूरी तरह अंदर तक धंस गई। सनी ने तलवार को घुमाया और पूरी ताकत से खींच लिया। खून का एक बड़ा फव्वारा छूटा। उस विशाल चेंबर में एक आखिरी दर्दनाक धड़कन गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। वो काला कंकाल जो अब तक अजेय लग रहा था, अचानक जम गया। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई और अगले ही पल वो ढेर सारी काली हड्डियों के टुकड़ों में बिखर गया। सिर्फ वो स्केलेटन ही नहीं, पूरा लॉर्ड ऑफ द डेड, वो हड्डियों का पूरा पहाड़ कांपने लगा। वो विशाल मॉन्स्टर मर रहा था। चैप्टर 209 द फॉल। लॉर्ड ऑफ द डेड की मौत के साथ ही वो विशाल हड्डियों का पहाड़, जो अभी तक एक जिंदा क्रीचर था, मौत की नींद सो गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो लाल कोरल जो उन हड्डियों को जोड़े हुए था, अचानक ग्रे पड़ गया और राख बनकर बिखरना शुरू हो गया। वो क्रीचर अब बस हड्डियों का एक बेजान ढेर बनकर रह गया था। सनी ने देखा कि वो काला स्केलेटन जो अब हड्डियों का ढेर बन चुका था, वहां मलबे में कुछ चमक रहा था। वो एक खून की बूंद जैसी मेमोरी थी जो रूबी की तरह लाल चमक रही थी। बिना वक्त गवाए सनी ने झुककर उस पत्थर को उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। ये फॉलन टायरेंट को मारने का इनाम था, लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था। गुफा की छत अब टूटने लगी थी। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। पूरा एशन बैरो उनके सिर पर गिरने वाला था। सनी ने नेफिस की तरफ देखा। वो बुरी तरह थक चुकी थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया था और वो होश में नहीं लग रही थी। सनी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उस गिरते हुए मॉन्स्टर के मुंह से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उनके पास रुकने का 1 सेकंड भी नहीं था। सनी ने छलांग लगा दी। वो हवा में गिर रहे थे और उनके साथ हजारों मरे हुए कीड़े और हड्डियों के टुकड़े भी गिर रहे थे। सनी ने तुरंत फेदर ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट किया। उनका वजन हल्का हो गया और गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहे थे। सनी ने हवा में खुद को घुमाया ताकि वो अपनी पीठ के बल गिरे और नेफिस को बचा सकें। धमाका! वो हड्डियों के एक ढेर पर गिरे। सनी को लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां हिल गई हैं। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। चारों तरफ धूल का गुबार था। वो विशाल मॉन्स्टर जो कुछ देर पहले एक पहाड़ जैसा खड़ा था, अब जमीन पर बिखरा हुआ था। सनी ने चेक किया, नेफिस अभी भी सांस ले रही थी। तभी सनी के कानों में स्पेल की वो जानी पहचानी आवाज गूंजी। यू हैव स्लेन अ फॉलन टायरेंट, लॉर्ड ऑफ द डेड। योर शैडो ग्रोज स्ट्रॉन्गर। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। सनी ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहां से अभी अभी धूप की किरणें अंदर आ रही थीं। एशन बैरो का राज अब खत्म हो चुका था। वो अनडेड आर्मी जो बाहर उनका इंतजार कर रही थी, अब वो भी खत्म हो गई होगी, क्योंकि उनका मास्टर मर चुका था। लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। धीरे धीरे धूल जमीन पर बैठने लगी। सनी अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो जिंदा था, लेकिन उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर एक हड्डी को किसी ने हिलाकर रख दिया हो। उसके कान अभी भी सुन्न थे और उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। उसने मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई। थोड़ी दूर पर नेफिस लेटी हुई थी। वो बेहोश थी। उसका सफेद आर्मर अब काला पड़ चुका था और जगह जगह से टूट गया था। वो सफेद आग का तूफान जो कुछ देर पहले उसे घेरे हुए था, अब शांत हो चुका था। वो वहां किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थी। सनी ने उसे घूर कर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर उसने देखा कि नेफिस की छाती हल्की सी हिली। वो सांस ले रही थी। सनी ने राहत की सांस ली और वापस आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर गुफा की छत डोम में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जहां से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। वो किरणें हवा में उड़ती हुई धूल को चमका रही थीं। हम जीत गए, सनी ने मन में सोचा। हमने कर दिखाया। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आईं। काई हवा से नीचे उतरा। उसके खूबसूरत पंख धूल और राख से सने हुए थे।
उसके पीछे पीछे एफी और कैस्टर भी मलबे के ऊपर से चढ़ते हुए आ गए। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हैरानी और खुशी की चमक। सनी, एफी चिल्लाई। वो दौड़ती हुई आई और सनी के पास घुटनों के बल बैठ गई। वो उसे गले लगाने ही वाली थी कि सनी ने तुरंत अपना हाथ उठा दिया। रुको, सनी ने दर्द में कराहते हुए कहा। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं कसम खाता हूं मैं यहीं मर जाऊंगा। मेरी पसलियों का हलवा बन चुका है। एफी हंसी। उसकी हंसी में थोड़ी घबराहट थी। तुम जिंदा हो, तुम दोनों जिंदा हो। मुझे लगा था कि उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपनी आंखें पोंछीं। कैस्टर भी वहां आ गया। वो नेफिस के पास गया और झुककर उसे चेक करने लगा। लेडी नेफिस बेहोश है, कैस्टर ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही हैं। उन्हें बस आराम की जरूरत है। सनी ने कैस्टर को देखा। ये लेगेसी कैस्टर हमेशा की तरह परफेक्ट दिख रहा था, भले ही वो भी थका हुआ था। काई, सनी ने धीरे से कहा, क्या तुम नेफिस को यहां से उठा सकते हो? हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह अभी भी अनस्टेबल है। काई ने सर हिलाया। हां, मैं कर सकता हूं। जब बाकी लोग नेफिस को संभालने और आपस में बात करने में लग गए, सनी ने देखा कि किसी का ध्यान उस पर नहीं है। यही मौका था। सनी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का मोती था। ये वही मेमोरी थी जो उसे लॉर्ड ऑफ द डेड को मारने पर मिली थी। ये ड्रॉप ऑफ ब्लड जैसी दिख रही थी। ये किसी पत्थर की नहीं बनी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे असली खून को किसी ने जादू से एक मोती में कैद कर दिया हो। ये अंदर से ग्लो कर रहा था। सनी ने स्पेल के रून्स को बुलाया। मेमोरी ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्लड, रैंक फॉलन, टियर 7, टाइप अननोन, डिस्क्रिप्शन, एक अनजान क्रीचर का खून। इसमें एक पुरानी और भूली हुई ताकत छिपी है। ये पवित्र भी है और अपवित्र भी। सनी की आंखें सिकुड़ गईं। अननोन क्रीचर। आमतौर पर स्पेल हर चीज का नाम बताता है। अगर स्पेल कह रहा है कि ये अननोन है, तो इसका मतलब ये किसी मामूली मॉन्स्टर का खून नहीं है। ये किसी ऐसी चीज का खून है जो स्पेल की समझ से भी परे है। शायद कोई डेमन या कोई भूला हुआ देवता। सनी ने आगे पढ़ा। एट्रीब्यूट्स, लिनिएज। लिनिएज मतलब कोई मामूली एन्चांटमेंट नहीं था। इसका मतलब था वंशावली या खून का रिश्ता। नेफिस के पास सन गॉड की लिनिएज थी, इसलिए वो आग यूज कर सकती थी और जल्दी हील हो सकती थी। अगर सनी इस मेमोरी को यूज करता है, तो क्या उसे भी कोई नई लिनिएज मिल जाएगी? क्या उसका डीएनए चेंज हो जाएगा? स्पेल ने इंस्ट्रक्शंस दिए। कंज्यूम टू इनहेरिट द लिनिएज। सनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह खतरनाक था, बहुत खतरनाक। एक अनजान चीज को निगलना बेवकूफी हो सकती है। लेकिन सनी ने कैस्टर को देखा, जो नेफिस को बड़े अदब से उठा रहा था। उसने एफी और काई को देखा। ये सब लोग, ये सब लेगेसीज या पावरफुल लोग थे। सनी हमेशा से एक आउटसाइडर था, एक गरीब लड़का जो शैडो स्लेव बन गया था। अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है, अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है, तो उसे ताकत चाहिए, चाहे वो ताकत कहीं से भी आए। अगर मैं इसे अभी नहीं लूंगा, तो शायद बाद में मुझे मौका ना मिले। शायद स्पेल इसे किसी और को देने को कहे, या शायद कैस्टर इसे देख ले और मांग ले। सनी हमेशा से सेल्फिश था, और आज उसकी सेल्फिशनेस ने फैसला ले लिया। उसने इधर उधर देखा। एफी की पीठ उसकी तरफ थी। काई और कैस्टर नेफिस में बिजी थे। सनी ने तेजी से वो खून की बूंद अपने मुंह में डाली और बिना चबाए निगल लिया। 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। सनी को लगा कि शायद ये बेकार है। क्या मैं बेवकूफ बन गया? लेकिन अगले ही पल, बूम, उसके पेट में एक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने उबलता हुआ लावा पी लिया हो। एक भयानक जलन उसके पेट से शुरू हुई और बिजली की रफ्तार से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी नसें आग की तरह जलने लगीं। उसका खून उबलने लगा।
दर्द इतना तेज और इतना अचानक था कि सनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला घुट गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस एक दबी हुई हंग निकली। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी मसल्स खिंच गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर को अंदर से तोड़ फोड़ रहा है और दोबारा बना रहा है। दुनिया घूमने लगी, अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले उसे स्पेल की ठंडी आवाज सुनाई दी। यू हैव कंज्यूम्ड द ड्रॉप ऑफ ब्लड। योर ब्लड लाइन इज बीइंग इनिशिएटेड। प्रोसेस फेल्ड। योर ब्लड लाइन इज टू वीक। सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव। फाउंड। You have acquired a new attribute, blood weave. Blood weave ने सनी ने सोचा, और फिर उसका दिमाग शांत हो गया। वो गहरे अंधेरे में डूब गया। चैप्टर 211 द रिडल। फिजिकल गेम्स में एफी को हराना नामुमकिन था, इसलिए सनी ने फैसला किया कि अगला कंपटीशन दिमाग का होगा। उसने अपनी पीठ के पीछे से वो असेंडेड सोल शार्ड निकाला जो उसे कॉप्स ईटर से मिला था। वो चमकता हुआ क्रिस्टल सबके सामने रखते हुए सनी ने कहा, जो मेरी पहेली का सही जवाब देगा ये उसका होगा। सनी ने अपने शैडो को अलग किया और उसके हाथ में एक ऑर्डिनरी रॉक पकड़ा दिया। मान लो हम दो हैं, एक वो जो हमेशा सच बोलता है, ऑनरेबल अवेकेंड, और एक वो जो हमेशा झूठ बोलता है, वाइल्ड डेविल। तुम्हें नहीं पता कौन क्या है, खजाना किसी एक के पास है। तुम सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो पता लगाने के लिए, अगर गलत हुआ तो मौत। सनी ने शर्त रखी। एफी ने मसल फ्लेक्स करते हुए पूछा, क्या मैं जवाब निकलवाने के लिए तुम्हें पीट सकती हूं? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पीट सकती हो, लेकिन तुम हार गईं क्योंकि तुमने अपना एक सवाल बर्बाद कर दिया। एफी गुस्से में उसे घूरती रह गई। अगला नंबर काई का था। काई ने शैडो की तरफ इशारा करके पूछा, मैं जिस पत्थर की तरफ इशारा कर रहा हूं उसका रंग क्या है? शैडो ने भारी आवाज में कहा, सफेद। काई खुश हो गया, मतलब शैडो सच बोल रहा है, तो मैं जीत गया? सनी ने सर हिलाया, तुमने ये पता लगा लिया कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि खजाना किसके पास है। तुम्हारा सवाल खत्म, तुम भी मर गए। काई थोड़ा उदास हो गया। बाद में उसने सनी को बताया कि उसका फ्लॉ यानी झूठ पकड़ना असल में एक श्राप जैसा है। सनी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अपने सबसे करीबी लोगों को झूठ बोलते सुनना बहुत दर्दनाक होता है, काई ने कहा। उसने ये भी कहा कि वो सनी को पसंद करता है क्योंकि सनी स्टूपिडली ऑनेस्ट है। आखिर में कैसी आई? उसने सनी से पूछा, अगर मैं सनी से पूछती कि खजाना किसके पास है तो वो क्या कहता? शैडो ने जवाब दिया, शैडो के पास। कैसी मुस्कुराई और सनी की तरफ हाथ बढ़ाया। सनी, खजाना तुम्हारे पास है, लाओ। सनी ने हारते हुए वो शार्ड कैसी को दे दिया। कैसी ने लॉजिक यूज किया था क्योंकि जवाब हमेशा सच का उल्टा ही आना था। चैप्टर 212 हिडन ब्लेड्स। सनी ने कास्टर को भी खेलने के लिए बुलाया, लेकिन उस प्राउड लेगेसी ने मना कर दिया। सनी सोचने लगा कि कास्टर अपना फ्लॉ क्यों छुपा रहा है। इस ग्रुप में सिर्फ सनी और कास्टर ही थे जिन्होंने अपना फ्लॉ किसी को नहीं बताया था। क्या कास्टर भी सनी की तरह किसी बड़ी कमजोरी को छुपा रहा था, या फिर वो किसी पर भरोसा नहीं करता था? शाम होते ही नेफिस और कास्टर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वो सफेद मार्बल आर्च के किनारे खड़े होकर तलवारबाजी कर रहे थे। सनी वहां जाकर बैठ गया, उन दोनों मास्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तलवारों की टक्कर की आवाज गूंजने लगी। सनी ने देखा कि कास्टर अपनी इनक्रेडिबल स्पीड का यूज कर रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो नेफिस से थोड़ा ही तेज था, बस इतना कि नेफिस हमेशा कुछ सेकंड से हार जाए। लेकिन जो चीज सनी को सबसे ज्यादा अजीब लगी वो नेफिस का स्टाइल था। नेफिस वैसी नहीं लड़ रही थी जैसे वो आम तौर पर लड़ती थी, फ्लोइंग, अनप्रिडिक्टेबल और अडेप्टेबल। इसके बजाय वो एक रिजिड और डिफेंसिव स्टाइल यूज कर रही थी। वो ओपनिंग्स क्रिएट नहीं कर रही थी, बस उनका इंतजार कर रही थी। सनी समझ गया कि नेफिस कुछ छुपा रही है। वो कास्टर को अपना असली कॉम्बैट स्टाइल नहीं दिखाना चाहती थी। क्यों? सनी ने सोचा। नेफिस अपने सबसे लॉयल ल्यूटेनेंट से अपनी ताकत क्यों छुपा रही है? चैप्टर 213 द ऑब्जर्वेशन। सनी ध्यान से उनकी लड़ाई देख रहा था। उसने रियलाइज किया कि नेफिस वही कर रही थी जो सनी ने स्टोन सेंट के साथ किया था।
वो एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ लड़कर खुद को टेम्पर कर रही थी जो उससे ताकतवर था। हार कर ही वो सीख रही थी। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी खुद की ट्रेनिंग रुक गई थी। शैडो डांस को समझने में वो अटक गया था। अगर मैं अपने शैडो को इन दोनों की नकल करने बोलूं तो? सनी ने अपने शैडो को कमांड दी। पहले वो शैडो कास्टर के पास गई और उसके पैरों से चिपक गई। कास्टर चिढ़ गया और बोला, मैं प्रेफर करूंगा कि तुम ऐसा ना करो। सनी ने हंसते हुए शैडो को वहां से हटाया और नेफिस के पास भेज दिया। अब नेफिस के पास दो परछाइयां थीं, एक उसकी खुद की और एक सनी की कॉपीकैट। जब नेफिस और कास्टर दोबारा लड़ने लगे, सनी ने अपनी आंखें फाड़कर उन दोनों परछाइयों को देखा। नेफिस की असली शैडो और सनी की कॉपीकैट शैडो की मूवमेंट्स में एक बहुत बारीक सा फर्क था, और उसी बारीक से फर्क में सनी को वो दिख गया जो वो ढूंढ रहा था। मुझे मिल गया। सनी का दिमाग चमक उठा। उसे शैडो डांस का राज समझ आ गया था। चैप्टर 214 इमिटेशन। सनी ने रियलाइज किया कि शैडो स्टाइल का फाउंडेशन इमिटेशन यानी नकल करना है। शैडोज क्या करती हैं? वो नकल करती हैं। इस बैटल स्टाइल का कोर कॉन्सेप्ट ये था, दुश्मन की ताकत को कॉपी करो, उसे अडैप्ट करो और फिर उसी ताकत से दुश्मन को खत्म करो। ये स्टाइल इंसिडियस, शेपलेस और एवर चेंजिंग इसलिए था क्योंकि ये हर दुश्मन के हिसाब से बदल जाता था। शाम को जब नेफिस आई, सनी ने उससे बात की। तुम्हारा स्टाइल यूनिक है, सनी ने कहा। ये कहां से आया? नेफिस थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये मेरी इनहेरिटेंस का हिस्सा है। सनी हैरान रह गया। अगर ये फैमिली सीक्रेट था तो नेफिस ने उसे क्यों सिखाया? जब सनी ने यह सवाल पूछा तो नेफिस ने कहा, हमारे बीच डील थी, मेरी नॉलेज के बदले तुम्हारे स्पॉइल्स। लेकिन सनी ने तो वो डील झूठ बोलकर की थी। उसे स्पॉइल्स की जरूरत ही नहीं थी। बाद में जब सब सो गए, सनी भी लेट गया। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वो मार्बल आर्च पर नहीं था, वो एक अजीब से अंधेरे मंदिर में था। एक औरत की चीख और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये सपना है, सनी ने सोचा। लेकिन ड्रीम रेल्म में सपने नहीं आते। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सपना उसका नहीं बल्कि उस नेमलेस टेम्पल स्लेव का था जिसकी बॉडी उसने फर्स्ट नाइटमेयर में ली थी। ये शैडो डांस की ओरिजिन स्टोरी थी। चैप्टर 212 हिडन ब्लेड्स। काय के हारने के बाद सनी ने कैस्टर की तरफ देखा और आवाज लगाई, नेक्स्ट। लेकिन कैस्टर, जो अपनी जगह खड़ा था, उसने नाइटिंगेल की तरफ एक भारी नजर से देखा और फिर सनी की तरफ देखकर सर हिला दिया। लगता था कि वो इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता। सनी ने कंधे उचका दिए, लेकिन उसके दिमाग में एक बात खटक गई। उसने रियलाइज किया कि उनके ग्रुप में 6 लोग थे और उनमें से 4 ने अपने फ्लॉज यानी कमजोरियां सबके सामने जाहिर कर दिए थे, चाहे मजबूरी में या भरोसे की वजह से। सिर्फ 2 लोग बचे थे जिन्होंने अपना फ्लॉ किसी को नहीं बताया था। एक सनी खुद था और दूसरा कैस्टर था। सनी को अपना रीजन पता था। उसका फ्लॉ फेटल था। अगर किसी को पता चल गया तो वो उसका गुलाम बन सकता था। लेकिन कैस्टर, ये प्राउड लेगेसी, अपना राज क्यों छुपा रहा था? वो हमेशा ऑनर और लॉयल्टी की बातें करता था, नेफिस के लिए जान देने को तैयार रहता था। फिर भी वो अपने साथियों से इतना बड़ा राज छुपा रहा था। क्या उसका फ्लॉ भी सनी की तरह कोई बड़ी वल्नरेबिलिटी थी, या फिर वो किसी पर भरोसा नहीं करता था? सनी ने सोचा, खैर, अभी दिमाग लगाने का फायदा नहीं। उसने कैसी की तरफ देखा और मुस्कुराया। हे कैस, ट्राई करना चाहोगी? जब कैसी उसकी तरफ आ रही थी, सनी के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। उसने नोटिस किया कि उनका पूरा ग्रुप एक अजीब तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हों। सनी झूठ नहीं बोल सकता और काई झूठ सुन नहीं सकता। नाइटिंगेल रोशनी यानी सनलाइट जैसी है और सनी परछाई यानी शैडो है। कैसी देख नहीं सकती, जबकि सनी के पास शैडोज के रूप में एक्स्ट्रा आंखें हैं। नेफिस नाइटमेयर स्पेल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जबकि एफी उसे अपना पैराडाइस मानती है। सिर्फ कैस्टर, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं लगता था। वो बिल्कुल अलग थलग था। ये क्या चक्कर है? सनी ने सोचा। कैसी सनी के पास आकर बैठ गई। मेरा सवाल तैयार है, उसने कहा।
सनी ने शैडो को इशारा किया। कैसी ने मुस्कुराते हुए शैडो की तरफ इशारा किया और पूछा, अगर मैं सनी से पूछती कि खजाना किसके पास है तो वो क्या कहता? सनी थोड़ा हिचकिचाया। ये लड़की वाकई स्मार्ट थी। उसने शैडो को कमांड दी। शैडो ने वही जवाब दिया जो लॉजिक के हिसाब से आना चाहिए था। भारी आवाज में शैडो बोला, शैडो के पास है। कैसी ने तुरंत सर हिलाया और सनी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसकी डॉल जैसी शक्ल पर एक शैतानी मुस्कान थी। सनी, खजाना तुम्हारे पास है, लाओ। सनी ने एक गहरी सांस ली और हारते हुए वो असेंडेड सोल शार्ड कैसी की हथेली पर रख दिया। मुबारक हो, तुम जीत गई। ये, सनी ने बेमन से कहा। एफी, जो ये सब देख रही थी, हैरानी से चिल्लाई, क्या? बस इतना ही? ये कैसे हुआ? कैसी ने शार्ड को अपनी मुट्ठी में दबाया और उसे अब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसने एफी को समझाया, ये बहुत सिंपल है। चाहे मैं किसी से भी पूछती, जवाब हमेशा सच का उल्टा ही आता, क्योंकि जो सच बोलता है वो झूठ के बारे में सच बताता है, और जो झूठ बोलता है वो सच के बारे में झूठ बोलता है। इसलिए शैडो के पास है का उल्टा मतलब सनी के पास है होता है। एफी ने अपना सर खुजाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगली बार मैं सनी को पीट कर ही जवाब निकालूंगी। सनी का रंग उड़ गया। ओए, ये चीटिंग है, सोर लूजर मत बनो। एफी ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं कौन सोर होता है जब मैं तुम्हारा भुर्ता बनाऊंगी। सनी ने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। वो तेजी से वहां से निकल गया, एफी की रेंज से दूर। कुछ देर बाद शाम ढलने लगी थी। सनी वापस आया तो देखा कि सब लोग आराम कर रहे हैं और अपने कपड़े और आर्मर वापस पहन चुके हैं, क्योंकि मेमोरीज रिपेयर हो चुकी थीं। लेकिन एक नजारे ने सनी का ध्यान खींच लिया। मार्बल आर्च के दूसरे किनारे पर नेफिस और कैस्टर आमने सामने खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। वो प्रैक्टिस ड्यूल शुरू करने वाले थे। सनी वहीं बैठ गया। वो देखना चाहता था कि ये दो मास्टर्स जब लड़ते हैं तो कैसा लगता है। चैप्टर 213 द ऑब्जर्वेशन। नेफिस और कैस्टर मार्बल आर्च के किनारे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। सनी वहीं पास में बैठ गया, उन दोनों मास्टर्स की लड़ाई देखने के लिए। कैस्टर ने सनी को घूरा। उसे शायद ये पसंद नहीं आया कि कोई उनकी ट्रेनिंग या उनका अलोन टाइम इंटरप्ट कर रहा है, लेकिन सनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस सीखना चाहता था। जैसे ही उनकी तलवारें टकराईं, हवा में स्टील की आवाज गूंजने लगी। उनकी स्पीड और टेक्निक देखकर सनी हैरान रह गया। भले ही सनी ने पिछले कुछ महीनों में बहुत इंप्रूवमेंट की थी, लेकिन इन दोनों लेगेसी वॉरियर्स को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उनसे कितना पीछे है। सनी ने मन में सोचा, अगर मुझे कभी कैस्टर के खिलाफ लड़ना पड़ा तो सीधी लड़ाई में मैं पक्का मारा जाऊंगा। इसे हराने का एक ही तरीका है, पीठ में एक छुरा भौंकना। ध्यान से देखने पर सनी ने दो बहुत अजीब चीजें नोटिस की। पहली चीज ये थी कि कैस्टर अपनी पूरी स्पीड यूज नहीं कर रहा था। वो बस इतना तेज लड़ रहा था कि नेफिस को हरा सके, लेकिन उसे कुछ सीखने का मौका भी मिले। और नेफिस, वो जानबूझकर हार रही थी। वो वही कर रही थी जो सनी अपनी शैडो सेंट के साथ करता था, एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ लड़ना जो आपसे ताकतवर हो, ताकि आप प्रेशर में ग्रो कर सकें। लेकिन दूसरी चीज ने सनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नेफिस वैसी नहीं लड़ रही थी जैसे वो आम तौर पर लड़ती थी। उसका असली स्टाइल पानी की तरह था, बहने वाला, अनप्रिडिक्टेबल और अडैप्टेबल। लेकिन आज वो एक रिजिड और डिफेंसिव स्टाइल यूज कर रही थी। वो ओपनिंग्स क्रिएट नहीं कर रही थी, बस उनका इंतजार कर रही थी। वो एक अलग ही टेक्निक यूज कर रही थी जो उसके नेचर के बिल्कुल खिलाफ थी। सनी तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। नेफिस कैस्टर से कुछ छुपा रही है। वो नहीं चाहती कि कैस्टर को उसके असली बैटल स्टाइल, उसकी असली ताकत का अंदाजा हो। लेकिन सवाल ये था, क्यों? अपने सबसे लॉयल लिeutenant, जो उसकी परछाई की तरह साथ रहता है, उससे ये राज क्यों? सनी के चेहरे पर एक गहरा सवाल और हल्की सी मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग। चैप्टर 214
ट्रांजिएंट शैडो। सनी वहीं बैठा नेफिस और कैस्टर को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर नेफिस कैस्टर पर भरोसा क्यों नहीं करती। सनी खुद तो एक पैरानॉइड इंसान था जिसे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन नेफिस अलग थी। वो हमेशा लॉजिक और रीजन से चलती थी। अगर वो कैस्टर से अपना असली बैटल स्टाइल छुपा रही है तो इसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह होगी। हालांकि कैस्टर बहुत लॉयल दिखता था। वो हमेशा नेफिस के आसपास रहता था, बिल्कुल कैसी के उस फ्लाइंग रेपियर की तरह जो हमेशा ब्लाइंड गर्ल को प्रोटेक्ट करता था। कैस्टर का बिहेवियर ऐसा था जैसे वो नेफिस का पर्सनल गार्ड हो। फिर भी नेफिस उसे अपने दिल की बात नहीं बता रही थी। सनी ने सोचा कि शायद ये कोई लेगेसी क्लैन का राज हो या फिर कुछ और जो उसकी समझ से बाहर था। खैर, सनी ने उन बातों को साइड में रखा और लड़ाई पर फोकस किया। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसका शैडो डांस, जो अभी तक बस एक थ्योरी थी, का प्रोग्रेस रुक गया था। प्रॉब्लम यह थी कि वो अपनी ही शैडो को ऑब्जर्व कर रहा था। क्योंकि शैडो और सनी एक ही थे, उनकी मूवमेंट्स में फर्क देखना मुश्किल था। लेकिन अगर सनी की आंखें चमक उठीं, अगर मेरी शैडो किसी और की नकल करे तो? अगर उसकी शैडो किसी एक्सपर्ट सोर्ड्समैन जैसे कैस्टर या नेफिस की नकल करेगी तो सनी के पास कंपेयर करने के लिए कुछ होगा। वो देख पाएगा कि शैडो की मूवमेंट और असली इंसान की मूवमेंट में क्या फर्क है। ये उसके लिए एक परफेक्ट लर्निंग टूल बन सकता था। सनी ने तुरंत एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जब नेफिस और कैस्टर ने ब्रेक लिया, सनी ने अपनी शैडो को कैस्टर के पास भेजा। शैडो बड़े शान से लेजरली चलते हुए कैस्टर के पास गई और बिना शर्म के उसके पैरों से चिपक गई। फिर उसने अपने हाथ बांधे और कैस्टर को घूरने लगी। कैस्टर ने अजीब नजरों से सनी को देखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? सनी ने हंसते हुए बहाना बनाया, अरे कुछ नहीं, इस इडियट शैडो ने मुझे वो शर्त हरवा दी थी ना, तो सजा के तौर पर मैंने डिसाइड किया है कि ये कुछ देर तुम्हारी शैडो बनेगा। तुम अपना काम करो, इस पर ध्यान मत दो। शैडो ने गुस्से से सनी को देखा। अगर वो बोल सकती तो गाली देती, लेकिन कैस्टर को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसने साफ मना कर दिया, मैं प्रेफर करूंगा कि तुम ऐसा ना करो। सनी ने एक गहरी सांस ली। ओके फाइन। उसने शैडो को वापस बुलाया और फिर नेफिस की तरफ भेजा। इस बार शैडो का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। वो खुशी खुशी नेफिस के पैरों के पास गई और वहां चिपक गई। उसने नेफिस की असली शैडो को एक जेंटलमैन की तरह बाव भी किया, जैसे कह रही हो, हेलो पार्टनर। नेफिस ने नीचे देखा, हल्का सा मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। ग्रेट, सनी ने सोचा, अब लड़ाई शुरू करो। जब नेफिस और कैस्टर दोबारा लड़ने लगे, नजारा देखने लायक था। नेफिस के साथ अब दो शैडोज थीं, एक उसकी अपनी और एक सनी की। दोनों शैडोज नेफिस की हर मूवमेंट को कॉपी कर रही थीं। सनी ने पूरी कंसंट्रेशन के साथ बिना पलकें झपकाए उन दोनों परछाइयों को घूरा। नेफिस की असली शैडो और सनी की कॉपी कैट शैडो दोनों मूव कर रही थीं, लेकिन उन दोनों में एक बहुत बहुत बारीक सा फर्क था, एक ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल डिफरेंस। और बस वही सनी को चाहिए था। उसी छोटे से फर्क में उसे वो ब्रेक थ्रू दिख गया जिसका उसे इंतजार था। उसने फाइनली समझ लिया कि शैडो डांस को कैसे मास्टर करना है। वो राज अब उसकी मुट्ठी में था। चैप्टर 215 द रेवलेशन डिटेल्ड वर्जन। नेफिस और कैस्टर की लड़ाई के दौरान सनी ने उन दो परछाइयों को गौर से देखा जो नेफिस के पीछे थीं। एक उसकी खुद की शैडो थी और दूसरी सनी की, जो नेफिस की नकल कर रही थी। उन दोनों की मूवमेंट्स में वो बारीक सा फर्क देखकर सनी के दिमाग में अचानक सब कुछ साफ हो गया। उसने फाइनली उस फॉर्मलेस शैडो स्टाइल का फाउंडेशन समझ लिया था। इस स्टाइल का राज इमिटेशन यानी नकल में छुपा था। शैडोज का अपना कोई रूप नहीं होता। वो अंधेले में रहती हैं और उस चीज की नकल करती हैं जो उन्हें रोशनी से बचाती है। शैडो स्टाइल का कोर कॉन्सेप्ट यही था, दुश्मन की ताकत को चुरा लो और उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करो। दुश्मन जो करता है, शैडो वही करती है, बस बेहतर तरीके से। इसलिए ये स्टाइल इंसिडियस, शेपलेस और एवर चेंजिंग था। सनी ने रियलाइज किया कि अगर वो इस आर्ट को मास्टर कर ले तो वो किसी भी टेक्निक को काउंटर कर सकता है और एक बेहद अनप्रिडिक्टेबल अपोनेंट बन सकता है। एक फॉर्मलेस शैडो से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्या हो सकता है? हालांकि ये सिर्फ शुरुआत थी।
एक प्योर बैटल स्टाइल को स्क्रैच से क्रिएट करना सालों का काम था, लेकिन कम से कम अब सनी के पास वो चाबी आ गई थी जिससे वो दरवाजा खुल सकता था। शाम ढलने पर सनी अकेला बैठा अपने नए आइडियाज पर सोच रहा था कि नेफिस उसके पास आई। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर उसके बगल में बैठ गई। मैंने तुम्हें कैटाकॉम्स में लड़ते हुए देखा था। तुमने इन 3 महीनों में बहुत इंप्रूव किया है। वेल डन, सनी ने मुस्कुराते हुए कहा। डार्क सिटी में शांति से जीने के मौके कम ही मिलते हैं, तो इंप्रूव होना ही था। नेफिस ने सर हिलाया और फिर एक सीधा सवाल पूछा। वो फर्म और ग्राउंडेड स्टाइल जो तुमने अपनी टेक्निक में जोड़ा है, वो कहां से आया? सनी ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। मैंने स्टोन सेंट को ऑब्जर्व किया और उसकी नकल करने की कोशिश की। नेफिस मुस्कुराई। मुझे लगा ही था, वो एक फॉर्मिडेबल एको है। सनी ने सोचा कि जब बात टेक्निक्स की हो रही है तो वो भी अपना सवाल पूछ ले। उसने नेफिस की तरफ देखा और पूछा, वो स्टाइल जो तुमने मुझे सिखाया वो वाकई यूनिक है। वो कहां से आया? सनी जानता था कि जो फ्लूइड बैटल स्टाइल नेफिस ने उसे दिया था वो ट्रेजर से कम नहीं था। वो अडेप्टेबल और जीनियस था। नेफिस थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कंधे उचका दिए और कहा, वो मेरी इनहेरिटेंस यानी विरासत का हिस्सा है। सनी हैरान रह गया। इनहेरिटेंस? इसका मतलब यह था कि नेफिस ने अपने क्लैन का सीक्रेट बैटल आर्ट सिखा दिया था। सनी, जो उसका पोटेंशियल दुश्मन था, उसे नेफिस ने अपनी फैमिली का सबसे कीमती राज दिया था। तो फिर तुमने मुझे वो क्यों सिखाया? सनी के दिमाग में यह सवाल चीख रहा था। चैप्टर 216 द डील डिटेल्ड वर्जन। सनी नेफिस को एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था। काफी देर बाद उसने आखिरकार पूछ ही लिया, तुमने मुझे इतनी कीमती चीज क्यों सौंपी? वो उस अनमोल बैटल स्टाइल की बात कर रहा था जो नेफिस ने उसे सिखाया था। नेफिस ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रही और फिर कंधे उचका दिए। हमारे बीच एक डील थी, याद है? मेरी नॉलेज के बदले तुम्हारे स्पॉइल्स का हिस्सा। वहां वाकई एक डील थी, लेकिन सनी ने वो डील ईमानदारी से नहीं की थी। असल में उसे उन स्पॉइल्स, सोल शार्ड्स की जरूरत ही नहीं थी। अगर नेफिस ने सच में एक झूठ की वजह से उसे अपना फैमिली सीक्रेट बताया था तो उसका गुस्सा होना बनता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सनी उससे गुस्सा था। एक डार्क स्माइल के साथ सनी ने दूसरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा कि मैंने उस डील में तुम्हें चीट किया है। नेफिस ने शांति से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हारा मतलब यह कि तुम्हें स्ट्रांग होने के लिए सोल शार्ड्स एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है? सनी एक पल के लिए जम गया, फिर उसने हां में सर हिलाया। तुम्हें हैरानी नहीं हुई? ये बहुत रेयर एस्पेक्ट ट्रेट है, लेकिन अवेकेंड के अपर एशेलॉन्स में ये अनसुना नहीं है। असल में मैं खुद भी कुछ ऐसा ही कर सकती हूं, हालांकि तुम्हारा केस थोड़ा ज्यादा यूनिक लगता है, नेफिस ने समझाया। सनी ने उसकी तरफ देखा, वो कैसे? नेफिस कुछ देर चुप रही और फिर हैरानी भरी आवाज में बोली, आमतौर पर जब कोई अवेकेंड एसेंस को सीधा एब्जॉर्ब करता है तो सोल शार्ड खाली हो जाता है, लेकिन जब तुम करते हो तो शार्ड्स अभी भी एसेंस से भरे रहते हैं। ये बहुत अजीब है। सनी अनकंफर्टेबल हो गया। हाँ खैर, तुम्हारे पास भी अपने सीक्रेट्स हैं नेफ, मुझे पता है। लिनिएज, मेमोरीज, डोमेन्स। नेफिस ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखें अचानक सख्त हो गईं। ये शब्द दोबारा कभी जोर से मत बोलना सनी, मैं सीरियस हूं। सिर्फ इन शब्दों को जानने की वजह से तुम मारे जा सकते हो। सनी उसे देखता रहा, फिर हंसा। ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे सीक्रेट्स में टांग नहीं अड़ाई, मैं भी तुम्हारे सीक्रेट्स की इज्जत करूंगा। वैसे भी वो अपर एशेलॉन्स अपने गंदे खेल खेलते रहें, मुझे उससे मतलब नहीं। फिर सनी ने फ्राउन किया और कहा, लेकिन एक सवाल है जो मुझे पूछना ही है, क्योंकि ये मुझसे जुड़ा है। पूछो, नेफिस ने कहा। सनी ने चेहरा बनाया। तुम कास्टर से अपनी टेक्निक का असली कोर क्यों छुपा रही हो? चेंजिंग स्टार थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर मुस्कुराई। तो तुमने नोटिस कर लिया? गुड। हाँ, मैं कास्टर के सामने एक अलग स्टाइल यूज कर रही हूं। क्यों? सनी ने रूखेपन से पूछा। नेफिस ने कंधे उचका दिए। तुमने स्टोन सेंट की टेक्निक के एलिमेंट्स को अपने स्टाइल में क्यों जोड़ा?
सनी ने सर हिलाया। स्ट्रांग बनने के लिए। और बात मत घुमाओ, मैं तुम्हारी चालों में नहीं आने वाला। मैंने ही तुम्हें यह सब सिखाया है, याद है? तो बस करो, मेरे सवाल का जवाब दो। नेफिस ने आह भरी और दूर दिख रहे क्रिम्सन स्पायर की तरफ देखने लगी। काफी देर बाद उसने कहा, जब हम डार्क सिटी वापस पहुंचेंगे मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तब तक वैसे भी कुछ बदलेगा नहीं। तुम्हारी सेफ्टी पर कोई आंच नहीं आएगी। सनी गुस्से में उसे घूरता रहा। नेफिस खड़ी हो गई और जाने लगी। जाने से पहले वो रुकी और बोली, अपनी तलवार की धार तेज रखना सनी, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। और वो चली गई, सनी को वहां सवालों के साथ छोड़कर। नेफिस के जाने के बाद सनी वापस अपनी शैडो को घूरने लगा। हालांकि उसने उस इल्यूसिव बैटल स्टाइल का फाउंडेशन समझ लिया था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि इससे एक एक्चुअल बैटल स्टाइल कैसे बनाया जाए। उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो स्क्रैच से कुछ बना सके। ये एक डेड एंड था। लानत है, स्पेल ने ये राज एस्पेक्ट के अंदर छुपाया ही क्यों, अगर मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। सनी फ्रस्ट्रेटेड था। उसे लगा जैसे वो एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा है। चाबी उसके पास है, लेकिन वो उसे खोलने के लिए काफी ताकतवर नहीं है। ये बिल्कुल क्रिम्सन स्पायर के अंदर वाले गेटवे जैसा था, बस उसे चिढ़ा रहा था। थक हार कर सनी ने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। वो मार्बल आर्च के बीच में गया और बाकी कोहॉर्ट के पास लेट गया और आंखें बंद कर लीं। बीच वेकेशन खत्म हो चुका था। कल फिर से वही सर्वाइवल की जंग शुरू होनी थी। ये क्या बकवास है? सनी ने आंखें खोली और हैरानी से चारों तरफ देखा। दुनिया एक अजीब से ट्वाइलाइट यानी धुंधली रोशनी में डूबी हुई थी। गहरी परछाइयां उसे घेरे हुए थीं, जो काले मार्बल से बनी ऊंची दीवारों और कॉलम्स को ढके हुए थीं। कॉलम्स के बीच से देखते हुए सनी ने आसमान में एक काला सूर्य, ब्लैक सन देखा। ये एक इक्लिप्स? नहीं, रुको, दीवारें, कॉलम्स, वो तो सफेद आर्च के ऊपर सो रहा था। ये क्या हो रहा है? अचानक एक औरत की चीख ने शांति को चीर दिया। वो दर्द और तकलीफ से भरी चीख थी। सनी ने मिडनाइट शार्ड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथ ही नहीं है। फिर अंधेरे से एक और आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज। ये क्या? उसी वक्त सनी को एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। ये एक सपना था। वो सपना देख रहा था, लेकिन ड्रीम रेल्म में लोग सपने नहीं देखते। जब सनी को एहसास हुआ कि वो सपना देख रहा है, तो उसका पहला ख्याल यही था कि शायद वहां कोई दूसरा सोल ट्री है जो व्हाइट आर्च के पास उग रहा है। लेकिन कुछ पलों की घबराहट के बाद उसने इस ख्याल को झटक दिया। ये सपना अलग था, ये रियल लग रहा था। वो एक अंधेरे हॉल में था जो काले मार्बल से बना था। बाहर आसमान में सूरज एक काले गोले जैसा दिख रहा था, जिसके किनारों पर लाल रोशनी थी, एक सोलर एक्लिप्स। लेकिन उस हॉल के अंदर घुप अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। औरत की चीखें अब बंद हो चुकी थीं। अब अंधेरे में सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। सनी को वो जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। ऊंची दीवारें, बड़े कॉलम्स, वो ग्रैंडियोज हॉल, ये सब वैसा ही था जैसा उसने फर्स्ट नाइटमेयर में देखा था। बस फर्क इतना था कि तब वो रुइंस थे और अब ये जगह नई लग रही थी। उसे समझ आ गया कि वो चाइल्ड ऑफ शैडोज उस नेमलेस स्लेव की यादों में है। अचानक नज़ारा बदल गया। दुनिया हिल रही थी। नहीं, दुनिया नहीं, सनी खुद हिल रहा था। सनी ने रियलाइज किया कि वो एक छोटे बच्चे, टॉडलर की बॉडी में था। वो एक जवान औरत की गोद में था, जो उसे लेकर एक लंबे पत्थर के कॉरिडोर से जा रही थी। वो औरत बेहद खूबसूरत थी, सफ़ेद स्किन और लंबे काले बाल। उसने एक सिल्क ट्यूनिक पहना था, जो उसकी गर्दन और कंधों को खुला छोड़ रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके गले और हाथों पर एक काले सांप, सरपेंट का टैटू बना हुआ था। वो टैटू इतना डिटेल में था कि कभी-कभी लगता था कि सांप हिल रहा है। ये शैडो गॉड के गुलाम, स्लेव का निशान था। सांप उसका कॉलर भी था और बेड़ियां भी। सनी समझ गया कि ये औरत उस नेमलेस स्लेव की मां है। वो बच्चे को बहुत प्यार से पकड़े हुए थी और जब भी उसकी तरफ देखती, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती थी।
जल्द ही वो औरत एक बड़े हॉल में पहुंची जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां 7 ऊंचे ब्रेजियर्स जल रहे थे जिनकी रोशनी फीकी थी। वहां कुछ लोग खड़े थे, कुछ स्लेव्स और कुछ प्रीस्ट्स। उन सब के चेहरों पर गंभीरता थी। मां ने बच्चे को एक बुजुर्ग औरत को सौंप दिया। मां की छाती की गर्माहट से अलग होकर बच्चा डर गया और ठंडा महसूस करने लगा, लेकिन बुजुर्ग औरत ने उसे प्यार से चुप करा दिया। वो जवान मां रोशनी के सर्कल के बीच में गई। उसकी मूवमेंट्स बेहद एलिगेंट और फ्लोइंग थीं। वो बिल्कुल बीच में जाकर खड़ी हो गई, जहां वो 7 परछाइयों शैडोज से घिरी हुई थी। एक जिथर की गहरी भरी आवाज गूंजी और वो नाचने लगी। सनी आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। वो अकेले नाच रही थी, लेकिन उसके साथ उसकी 7 परछाइयां भी नाच रही थीं। वो अपनी बॉडी और शैडोज दोनों को एफर्टलेसली कंट्रोल कर रही थी। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड थीं, लेकिन वॉरियर जैसी स्ट्रांग भी थीं। कभी वो साफ दिखती, कभी धुंधली। उसका डांस इंसिडियस, शेपलेस और एवर चेंजिंग था। सनी जम गया। उसने उन मूवमेंट्स को पहचान लिया। ये वही मूवमेंट्स थीं जो उसकी अपनी शैडो करती थी। ये डांस, ये वही बैटल स्टाइल था जो वो ढूंढ रहा था। ये शैडो डांस का असली रूप था। चैप्टर 218 द एस्पेक्ट लेगेसी। सनी ने अपनी आंखें खोली। वो वापस उसी सफेद मार्बल आर्च पर था, वहीं जहां वो सोया था। सूरज आसमान में चढ़ चुका था और अंधेरे समुंदर की बची खुची परछाइयां गायब हो रही थीं। बाकी कोहोर्ट पहले ही जाग चुका था और आगे के सफर की तैयारी कर रहा था। सनी ने रियलाइज किया कि वो देर तक सोता रह गया, लेकिन उसके लिए ये मैटर नहीं करता था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की आग थी। वो सपना, वो यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। उसने उस ब्यूटीफुल स्लेव का डांस देखा था और अब वो जानता था कि वो औरत उस नेमलेस स्लेव की माँ थी, वही स्लेव जिसका बॉडी सनी ने फर्स्ट नाइटमेयर में लिया था। सनी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो सपना एक गिफ्ट भी था और कई सवालों का सोर्स भी। अब जागने के बाद सनी काफ़ी चीज़ों को साफ देख पा रहा था। वो सीन जो उसने सपने की शुरुआत में देखा था, वो उस नेमलेस स्लेव का जन्म था। वो भी सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण के वक्त पैदा हुआ था, बिल्कुल सनी की तरह। ये फैक्ट बहुत कुछ क्लियर कर रहा था। स्पेल ने सनी को वो रोल रैंडमली नहीं दिया था। उन दोनों की किस्मत, फेट, जुड़ी हुई थी। दोनों सोसाइटी के सबसे निचले हिस्से से थे। दोनों अप्रेस्ड थे और दोनों ने मुश्किल हालात में सरवाइव किया था। दोनों ने अपनी फैमिली को कम उम्र में खो दिया था। सनी के पेरेंट्स और बहन आउटस्कर्ट्स की मुश्किल जिंदगी ने छीन लिए थे और उस स्लेव की मां को वॉर गॉड के सर्वेंट्स ने तबाह कर दिया था। ये फेट है, सनी ने सोचा। हमारी किस्मत एक जैसी है। सनी को अब यकीन होने लगा था कि स्पेल स्ट्रिंग्स ऑफ फेट से जुड़ा हुआ है, या शायद उन्हीं से बना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन कुछ और थी, वो डांस। सनी उस औरत के डांस को देखकर मेस्मराइज हो गया था, सिर्फ सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस डांस में उस बैटल स्टाइल का पैटर्न पहचान लिया था जो उसकी शैडो में छुपा था। असल में वो कोई बैटल आर्ट नहीं था, वो एक डांस था। लेकिन क्या इन दोनों में कोई फर्क है? इस केस में नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि फाइटिंग एक डांस की तरह होती है, तो क्या एक डांस अगर परफेक्शन तक मास्टर किया जाए तो वो बैटल आर्ट नहीं बन सकता? सनी को अब यकीन था कि वो सही है। शैडो डांस के एसेंस को वो पहले ही समझ चुका था और अब उस औरत की यादों के जरिए उसके पास वो आखिरी टुकड़ा भी आ गया था, वो एक्चुअल मूव्स और प्रिंसिपल्स जिनकी उसे जरूरत थी। उस औरत ने अपनी 7 परछाइयों के साथ जो किया वही इस स्टाइल का राज था। हालांकि अभी उसके पास बस नॉलेज थी, मास्टरी नहीं। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा, तब जाकर वो इस खूबसूरत डांस को एक डेडली बैटल आर्ट में बदल पाएगा। लेकिन सनी ने खुद से वादा किया, शैडो डांस मेरा पर्सनल बैटल आर्ट बनेगा, मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, स्पेल की फेमिलियर आवाज अचानक उसके कान में गूंजी और जो उसने सुना उससे सनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। You have received an aspect legacy, shadow dance. सनी सुन रह गया। वो खाली हवा में घूरता रहा। एस्पेक्ट लेगेसी? क्या स्पेल ने सच में वही कहा? उसने थूक निगला। एस्पेक्ट लेगेसी वो चीज होती है जो हर एस्पेक्ट में होती है, लेकिन बहुत कम अवेकेंड इसे अनलॉक कर पाते हैं। आमतौर पर सेंट्स या मास्टर्स को ये मिलता है। एक स्लीपर को एस्पेक्ट लेगेसी मिलना ये नामुमकिन जैसा था,
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रू नेम मिलना। आमतौर पर एस्पेक्ट लेगेसी एक पावरफुल मेमोरी या एको होती है जो एस्पेक्ट के साथ परफेक्ट सिनर्जी में होती है। बड़े बड़े लेगेसी क्लैन्स इसलिए बने हैं क्योंकि उनके पास ये एस्पेक्ट लेगेसीज होती हैं। सनी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बेशक उसने मेहनत की थी, लेकिन ये इनाम उसकी सोच से परे था। लेकिन उसका एस्पेक्ट लेगेसी कोई मेमोरी नहीं बल्कि एक बैटल आर्ट था। ये बहुत अजीब था। बिना वक्त गवाए सनी ने अपने रून्स को समन किया और भूखी नजरों से नई लाइंस ढूंढने लगा, और वहां जो उसने देखा उससे वो कांप उठा। चैप्टर 219 7 रेलिक्स। सनी के सामने फेमिलियर रून्स चमक रहे थे, लेकिन इस बार उनमें कुछ नया था। एस्पेक्ट शैडो स्लेव, एस्पेक्ट लेगेसी शैडो डांस। जैसे ही सनी ने फोकस किया, नई डिटेल्स सामने आईं। डिस्क्रिप्शन: एक वक्त पर यह एक एलिगेंट डांस था, अब एक डेडली बैटल आर्ट है। इस मिस्टीरियस स्टाइल को ट्रेचरस लॉस्ट फ्रॉम लाइट ने बनाया था, एक ग्रेसफुल स्लेव को अपनी शैडोज के साथ नाचते हुए देखकर। सनी को खांसी आ गई। ये ट्रेचरस धोखेबाज वाला पार्ट जरूरी था क्या? मैं इतना भी धोखेबाज नहीं हूं, ओके, बस थोड़ा स्मार्ट हूं। सनी ने मन में स्पेल को कोसा, लेकिन अगली चीज ने उसका सारा ध्यान खींच लिया। शैडो डांस मास्टरी लेवल 0 of 7, और उसके नीचे 7 लाइंस थीं, हर लेवल के लिए एक रेलिक इनाम। फर्स्ट रेलिक अनअर्न्ड, सेकंड रेलिक अनअर्न्ड, 7th रेलिक। सनी की आंखें फैल गईं। 7 रेलिक्स। आमतौर पर पूरा लेगेसी क्लैन एक सिंगल रेलिक पर बनता है। सनी के पास 7 हो सकते हैं। मैं एक क्लैन क्यों बनाऊं? मैं 7 क्लैन्स बना सकता हूं। सनी लालच में पागल हो रहा था। तभी एफी की आवाज ने उसे सपनों से बाहर खींचा। ओए डूफस, नाश्ता तैयार है। ऐसे इडियट की तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? सनी अभी भी ख्यालों में था। उसने बिना सोचे बोल दिया, बस लेगेसी क्लैन बनाने के बारे में सोच रहा था। तुमने कभी क्लैन बनाने का सोचा है एफी? एफी ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये इनविटेशन है? सनी, जो अभी भी दिमाग लगाने में बिजी था, एफी को ऊपर से नीचे तक एनालाइज करने लगा। बुरा आइडिया नहीं है। एफी पावरफुल है, उसका एस्पेक्ट जबरदस्त है और फिजिकली वो डिवाइन है। जो भी एयर होगा वो स्ट्रॉन्ग और गॉर्जस होगा। सनी ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो पिछले आधे मिनट से एफी को घूर रहा था। एफी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और डेंजरस तरीके से कहा, आई सी, तो तुमने मौत चुन ली है। सनी होश में आया और घबरा गया। नहीं, रुको, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस थ्योरी बना रहा था। एफी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, ओह, तो तुम मेरे बारे में थियोराइजिंग कर रहे थे, जरा हमें भी बताओ। बड़ी मुश्किल से सनी वहां से जिंदा बच निकला। इसके बाद उन्होंने वो व्हाइट आर्च छोड़ दिया और लैबिरिंथ की गहराइयों में सफर शुरू किया। नेफिस ने बताया कि उनके पास फॉरगॉटन शोर के सदन एज तक पहुंचने का एक फास्ट वे है। जब सनी ने वो तरीका सुना तो वो बस नेफिस को ब्लैंकली देखता रह गया। वो इतना क्रेजी आइडिया था कि सनी ने सवाल पूछना ही छोड़ दिया। सफर मुश्किल था, लेकिन उन्होंने तैयारी की हुई थी। काई आगे जाकर रास्ता स्काउट करता था। कैसी, जो अब अपनी पावर्स में ग्रो कर चुकी थी, उन्हें आने वाले तूफानों से पहले ही वॉर्न कर देती थी। 1 हफ्ते के सफर के बाद वो फाइनली अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हालात बदतर होते जा रहे थे। जैसे जैसे वो क्रिम्सन लैब्रिंथ के सदर्न हिस्से में गहराई तक जा रहे थे, हालात बदतर होते जा रहे थे। शुरू में जो आयरन स्पाइडर्स उन्हें मामूली लग रही थीं, अब वो हर कदम के साथ और ज्यादा डेडली होती जा रही थीं। उनकी तादाद बढ़ गई थी और अब उनके झुंड को लीड करने वाले मॉन्स्टर्स बड़े और ताकतवर थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उनका वेब भी बदल रहा था। वो मेटल वायर्स अब इतने पतले थे कि कभी कभी दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन इतने तेज थे कि आर्मर और हड्डी दोनों को काट सकते थे। पूरा लैब्रिंथ इन इनविजिबल जालों से ढका हुआ था। स्पाइडर्स भी चालाक थीं। वो तब तक हमला नहीं करती थीं जब तक कोई ह्यूमन उनके जाल में ना फंस जाए। इस मुश्किल सफर को बर्दाश्त करने लायक बनाने वाली 3 चीजें थीं। पहली थी नेफिस की हीलिंग फ्लेम्स। भले ही इससे उस पर असर पड़ता था, लेकिन उसने किसी को भी जख्मी रहने नहीं दिया। अगर वो ना होती तो वो इनविजिबल वेब्स उन्हें कब का खत्म कर चुके होते।
दूसरी वजह खुद स्पाइडर्स थीं। उनके अजीब शिकार के तरीके की वजह से कई स्पाइडर्स अपने ही जाल में कटकर मर जाती थीं। इन मरी हुई स्पाइडर्स को स्टडी करके कोहॉर्ट ने उनकी कमजोरियां सीख ली थीं। तीसरी वजह थी ब्लड एरो। जब पहली बार काई ने इसे यूज किया तो सनी को एक गहरा झटका लगा। वो एक बड़े आयरन स्पाइडर ग्रुप का सामना कर रहे थे जिसे एक अवेकेंड मॉन्स्टर लीड कर रहा था। एक बड़ा भारी आर्मर वाला स्पाइडर जिसे कास्टर की तलवार भी मुश्किल से काट पा रही थी। वो क्रीचर बहुत तेज था और उसके थिक आयरन प्लेट्स उसे बचा रहे थे। सनी दो छोटी स्पाइडर्स से लड़ रहा था जब उसने देखा कि वो बड़ा मॉन्स्टर अचानक नेफिस को छोड़कर उसकी तरफ लपका। उसकी मैंडिबल्स सनी का मांस खाने के लिए तैयार थीं। सनी डॉज करने के लिए तैयार हुआ, तभी उसने अपने पीछे से एक सीटी की आवाज सुनी। एक मेनेसिंग ब्लैक एरो हवा को चीरते हुए आई। इसका शाफ्ट काली लकड़ी का था और एरोहेड सफेद हड्डी का बना था, जो किसी खौफनाक जानवर के दांत जैसा लग रहा था। वो एरो सीधा उस बड़े स्पाइडर के आयरन आर्मर को भेदते हुए उसके एब्डमन में जा घुसी। भले ही काई ने हेडशॉट मिस कर दिया था, लेकिन नतीजा खौफनाक था। वो बड़ा मॉन्स्टर अचानक धीमा पड़ गया। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर हिलना बंद हो गए। उसके आयरन प्लेट्स के नीचे उसका पूरा शरीर सूखने लगा, जैसे कोई ममी हो। वो एरो उसका पूरा खून पी गई थी। सनी ये देखकर हिल गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। अगर ब्लड वीव नहीं होता तो शायद वो भी ऐसे ही सूख कर मर जाता जब उसने वो एरो बनाई थी। थोड़ी दूर काई ने एक अजीब सी सांस ली। एरो वापस आ गई थी और उसने काई का खून वापस कर दिया था। सनी ने सोचा कि अगर काई का खून वापस मिल गया तो उस स्पाइडर का खून कहाँ गया। खैर, वो ये जानना भी नहीं चाहता था। ऐसे ही 6 दिन बीत गए। सनी ने इस दौरान कोई नई मेमोरी तो नहीं पाई, लेकिन उसने 18 और शैडो फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर लिए, जिससे उसका टोटल 340 हो गया। वो फिजिकली पहले से स्ट्रांग हो रहा था, शैडो सेंट के लेवल के करीब। छठे दिन की शाम को खून से लथपथ और थका हुआ कोहॉर्ट आखिरकार अपनी पहली मंजिल पर पहुंचा। सामने का नजारा देखकर सनी रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। ऑफ कोर्स, सनी ने मन में सोचा, यही होना था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।